नमस्कार। आज हम दक्षिण एशिया की राजनीति के एक बेहद महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर चर्चा करेंगे। बांग्लादेश की नई सरकार बीएनपी द्वारा भारत को शपथ समारोह में नियंत्रण दिया गया है और निमंत्रण माफी चाहती हूँ उनको जो है वहां पर बुलाया गया है, निमंत्रण दिया गया है। सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं, बल्कि एक क्षेत्रीय कूटनीति, राजनीतिक संतुलन और नेबरहुड फर्स्ट नीति की वास्तविक परीक्षा है। साथ ही हम यहाँ पर समझेंगे कि बांग्लादेश फर्स्ट की जो विदेश एक नीति है, जो फॉरेन पॉलिसी है, नई फॉरेन पॉलिसी, वो भारत के हितों को कैसे प्रभावित कर सकती है। और ये विषय हमें बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रतीक और व्यवहारिकता दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिल्पी है। देवघर आईएएस एकेडमी में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि वहाँ पर बांग्लादेश में जो इलेक्शंस हुए, तारिक रहमान बहुत ही बेहतर वोटों के साथ वहाँ पर जीते आए हैं। एक लंबे समय बाद बीएनपी से कोई जो है लीडर यहाँ पर जीता है। अब देखना ये कि तारिक रहमान जो ओथ सेरेमनी हो रही है, जो कि आज हो रही है, हो चुकी है, मैं बताऊंगी उसमें प्रधानमंत्री मोदी गए या नहीं गए, गए तो क्या इम्पैक्ट होगा, नहीं गए तो क्या इम्पैक्ट होगा, उन सब चीज़ों को समझेंगे। इससे पहले यहाँ पर कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं, उनको पूरा कर लेते हैं। फाउंडेशन कोर्स जो बच्चों हमारा ऑनलाइन है, उसकी फीस आपको 40,000 रुपये मात्र उपलब्ध हो जाएगी ये कोर्स। और इसके बाद इसी के साथ साथ एक और मॉड्यूल है, इकोनॉमी मॉड्यूल प्लस सीसेट का ये कॉम्बो मॉड्यूल है। इसमें पहले हम इसकी फीस 3,000 रुपये लिया करते थे, लेकिन हमने इसको मात्र 2,000 रुपये में उपलब्ध करा दिया है। यानी कि कम समय में देवघर आईएएस एकेडमी में आप बहुत बेहतर तैयारी कर सकते हैं। अभी भी इनरोल नहीं कराया तो इनरोल करा लीजिए। कॉल डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आ रही है। एक और स्पेशल ऑफर है जिसमें 50% ऑफ हमने रखा है और ये प्राइस हमने सिर्फ अब 1,000 रुपये मात्र रखा है, ईच 500 रुपीज सब्जेक्ट। इसमें साइंस एंड टेक एंड एनवायरमेंट के कोर्स का एक कॉम्बो है, आपको कम से कम पैसों में ये उपलब्ध हो रहा है। अभी तक इनरोल नहीं कराया तो जरूर इनरोल करा के देखें। झारखंड स्टेट स्पेसिफिक पेपर 2, ये आपको रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी दिया के प्लेटफॉर्म पर। इसकी फीस पहले 999 थी मतलब। इसके बाद इसको ऑफर में हमने 799 रुपये कम से कम प्राइस रखने की प्रयास किया, ताकि हर बच्चे तक ये रीच हो, वो सब इसको अफोर्ड कर पाए और कम समय में जो है अच्छी तैयारी कर पाए, एक अच्छा रिजल्ट बेहतर निकल कर आए। हमारी यही कामना है। अभी तक परचेज नहीं किया है तो जरूर परचेज करें। कॉल डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर दी जा रही हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपने अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, देवघर आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ा है, जाके देख लीजिए। बांग्लादेश के इलेक्शंस के बारे में जो डिटेलिंग हो सकती थी उसको हमने पढ़ाया। फिलहाल यहाँ पर ब्रीफिंग दे देती हूँ। आपको याद होगा लगभग 2001 में नेशनलिस्ट जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी वो जीती थी। खालिदा जिया जो है वहाँ पर, उसमें उस वक्त वो प्रधानमंत्री थी। ये खालिदा जिया कौन है? खालिदा जिया तारिक रहमान की जो है माँ है और 2025 दिसंबर में इनका इंतकाल हुआ। और जो तारिक रहमान है वो लंबे समय से 17 वर्षों से लगभग कुछ भ्रष्टाचार कारणों से, आरोपों में, कुछ हिंसा के आरोपों के कारण वो लंदन चले गए थे, कहूँ भाग गए थे, तो वहाँ पर रहने लगे। और इसके बाद वहाँ से कनेक्शन उनका था पार्टी के साथ, लेकिन फिर भी वो वापस आए दिसंबर 2025 में अपनी माँ के इंतकाल पर। और उसके बाद फरवरी 2026 में, जैसा कि हमें पता है, प्रधानमंत्री के पद पर काबिज। और बहुत लंबे समय बाद बीएनपी पॉलिटिक्स में वापस आई है, क्योंकि आवामी लीग शेख हसीना की जो पार्टी बहुत लंबे समय तक, लगभग 20 वर्ष के लगभग वे प्रधानमंत्री रही हैं। भारत के इनके साथ बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। इन्होंने भारत को हर तरीके से जैसे हो सकता था संभव प्रयास किया, उसकी सेफ्टी का ध्यान रखा। हर चीज़ के जो भी गठबंधन थे, जो भी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस थे, या भी जो भी ऐसे गठबंधन जो भारत को नुकसान पहुंचाते सकते थे सीमा पार, उससे उन्होंने भारत को हमेशा बचाया। तो यहाँ पर इनका कहना है शेख हसीना जी का कि ये इलेक्शंस जो हुए हैं वो इलीगल तरीके से हुए हैं। खैर, ये ऑपोजिशन पार्टीज के वक्तव्य होते हैं जो हमेशा आपको चर्चा में सुनने को मिलते हैं। जब शेख हसीना जी थी तो तारिक रहमान की माताश्री कहती थी कि ये इलीगल तरीके से इलेक्शंस हुए। हालांकि बांग्लादेश में देखा जाए तो बहुत लंबे समय के बाद एक तरीके से इलेक्शंस हुए, वरना ऑपोजिशन पार्टी वहां पर कभी देखने को ही नहीं मिली जब भी कोई एक पार्टी खड़ी हुई है। तो शेख हसीना के साथ हमारे संबंध भारत के अच्छे थे, लेकिन तारिक रहमान जो कि इस्लामिक संगठनों में लिप्त रहते हैं, चाइना और पाकिस्तान की तरफ उनका झुकाव ज्यादा रहता है। ऐसे में ये समझना जरूरी हो जाएगा कि क्या वो भारत को आने वाले समय पर उसी प्रकार से सपोर्ट करेंगे जैसे कि शेख हसीना किया करती थी। क्योंकि आप देखेंगे तारिक रहमान जो है, आपने देखा कि बांग्लादेश ने अभी भारत के साथ मैच खेलने से इनकार किया था बीच में, तो टपक के आता है पाकिस्तान और बोलता है कि मैं भी नहीं खेलूंगा। और उसके बाद फिर पाकिस्तान को खेलना ही पड़ा आखिरकार। उसके पास ऑप्शन ही क्या है, वो मुंह की हमेशा खाता है। तो खैर, कहने का मतलब है उस प्रकार से चड़ी बड़ीज वाला उनका रिश्ता है पाकिस्तान और बांग्लादेश का। और चाइना की तरफ रुख क्यों है वो हम सब समझते ही हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को मैं ऑलरेडी उस लेक्चर में कवर कर चुकी हूँ। जो बच्चे नए आए हैं, उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, तो ये सब चीज़ें देखिए और फिर ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है,
यहाँ पर क्या हुआ कि ऐसी चीजें होती है तो भारत हमेशा नेबरहुड की फर्स्ट पॉलिसी में बिलीव करता है। तो भारत ने बहुत शालीनता के साथ और सम्मान पूर्वक जो है तारिक रहमान को यहाँ पर विशेष दिया जब वो प्रधानमंत्री की सीट पर काबिज हुए। उन्होंने कहा, आई कन्वे माई वार्म कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर तारिक रहमान ऑन लीडिंग बीएनपी टू अ डिसाइसिव विक्ट्री इन द पार्लियामेंट्री इलेक्शंस एट बांग्लादेश। दिस विक्ट्री शोज द ट्रुथ ऑफ द पीपल ऑफ बांग्लादेश इन योर लीडरशिप। एंड देन इन्होंने कहा, आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू द स्ट्रेंथन आर मल्टीफेसेटेड रिलेशंस एंड एडवांस आर कॉमन डेवलपमेंट गोल्स। तो उन्होंने काफ़ी तारीफ भी की और इन्होंने कहा कि भविष्य में हम आर्थिक और रणनीतिक रूप से एक साथ चीज़ों को साझा करें, ऐसी मैं आशा करता हूं। तारिक रहमान से अपेक्षा है कि ये चीज़ों को समझें। और उन्होंने जितना प्रतिक्रिया इलेक्शंस के बाद दी कि भारत के साथ हम अपने रिश्तों को सुधारेंगे, क्योंकि तारिक रहमान के साथ हमारे रिश्ते उतने बेहतर नहीं रहे जितना कि शेख हसीना के साथ। तो अब देखना ये है कि शेख हसीना और तारिक रहमान के बीच में ये संतुलन भारत कैसे बनाता है आने वाले समय पे। तो धीरे धीरे हम उसको भी समझेंगे, जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो उसको भी हम आगे अपने लेक्चर में आगे थ्रू पढ़ते रहेंगे। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर एक निमंत्रण के पीछे के कई सारे कारण हैं। भारत की को ओथ सेरेमनी में क्यों बुलाया गया है, तो इसे सद्भावना और रिश्तों को रीसेट करने का एक संकेत कहीं ना कहीं तारिक रहमान ने दिया है, जो बीएनपी से हैं। वो चाहते हैं कि भाई अब नए सिरे से चीजें शुरू हो। देखिए, शुरुआत तो हम अच्छी ही कर सकते हैं, इसके बाद देखना ये कि बाकी जो संलिप्तता है बाकी देशों की, उसके प्रतिक्रिया के बाद क्या रिएक्शंस बांग्लादेश के आते हैं भारत को लेकर। तो जो नई सरकार है, खासकर बांग्लादेश में बीएनपी, वो संवाद और सहयोग चाहती है अपने पड़ोसी देशों के साथ। तो ये तो बहुत अच्छी शुरुआत है मेरे ख्याल से। क्षेत्रीय संतुलन की जो पॉलिसी है वो भी कहीं ना कहीं बांग्लादेश की तरफ से देखने को मिलती है, यानी कि बांग्लादेश भारत, चाइना और पाकिस्तान तीनों के साथ बैलेंस का जो रिलेशन है उसको बनाना चाहता है। और भारत ये निमंत्रण देकर ये दिखा रहा है बांग्लादेश कि भारत उसके लिए अब भी एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ोसी और राजनीतिक साझेदार भी है। क्योंकि जैसे ही तारिक रहमान जीते तो उन्होंने बोला कि हम भारत के साथ पुराने गिले शिकवे मिटाकर, जो कि शेख हसीना से पहले के थे, शेख हसीना के टाइम पे नहीं थे, ठीक है, अवामी लीग के समय पे बीएनपी के साथ थे, तो उनका उसको भुलाकर नए सिरे से चीजों को शुरू करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। आर्थिक और सुरक्षा हित की बात यहाँ पर ध्यान में रखते हुए इनको भारत को इन्वाइट किया गया है। और जो सीमा प्रबंधन की, जो सीमा की जो मैनेजमेंट की बात है उसको देखना, क्योंकि सीमा पर अगर इस प्रकार के गठजोड़ होते हैं या घुसपैठ होते हैं तो भारत के लिए बहुत खतरे की बात है। तो भारत चाहता है शांति बनी रहे। क्यों भाई, हम इधर से पाकिस्तान है, इधर से बांग्लादेश है, ऊपर से चाइना बाहर कर, तो तीनों तरफ से ट्रायंगल, हम क्यों फंसे उस चीज में। ठीक है, व्यापार और कनेक्टिविटी के लिए भी भारत की बांग्लादेश का भारत की ओर जो एक पॉजिटिव रवैया है बहुत खूबसूरत तरीके से डिस्प्ले किया गया है। बंगाल की खाड़ी में समुद्री सुरक्षा की बात को ध्यान में रखते हुए भी इसको निमंत्रण दिया गया है। इन सभी क्षेत्रों में भारत बांग्लादेश सहयोग जरूरी है। आपस में एक साथ रहेंगे तो चीजों में विकास ज्यादा होगा और दुश्मन से भी बचा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संदेश क्या है, देखिए, जब किसी देश के पीएम को शपथ समारोह में बुलाया जाता है तो ये इंडिकेशन होता है कि जो न्यू गवर्नमेंट है वो पड़ोसी देशों को क्या कहते हैं प्राथमिकता दे रही है, उसको वैल्यू कर रही है, उसको प्रायोरिटाइज कर रही है। तो यहाँ पर इस कारण से सिंबॉलिक ज्यादा दिखाई दिया है। इस कारण से भी भारत को जो है ओथ सेरेमनी में बुलाया गया है। तो हमने समझा कि रीजंस क्या है इन्विटेशन का, सिंगल ऑफ गुडविल एंड रिसेटिंग रिलेशंस, पॉलिसी ऑफ रिलीजन बैलेंस, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट, इंटरनेशनल मैसेज, ये सारी चीजें इंक्लूडेड है इस इनविटेशन में। ठीक है, इसके बाद भारत के लिए इसका क्या महत्व है। जब ओथ सेरेमनी में जो तारिक रहमान ने, बीएनपी पार्टी ने बांग्लादेश से भारत को बुलाया, तो अगर भारत इसमें शामिल होता है, जो कि नहीं हुआ है, वो क्यों नहीं हुआ है उसको हम समझेंगे। तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी यहाँ पर मजबूत दिखेगी। जो दक्षिण एशिया उसमें भारत की जो सक्रिय उपस्थिति, उसको ज्यादा संदेश मिलेगा। ठीक है, चीन का जो इफेक्ट बढ़ता जा रहा है हर पड़ोसी देशों के साथ और पूरे विश्व में, उसको भी बैलेंस बनाए रखने में मदद मिलेगी। अगर भारत इसमें शामिल नहीं होता है, जो कि नहीं हुआ है, डायरेक्टली यहाँ के प्रधानमंत्री नहीं गए हैं, तो कूटनीतिक दूरी का संकेत देख सकता है कि अगर पीएम स्वयं नहीं जाते हैं तो इसे हल्की कूटनीतिक दूरी के रूप में देखा जा सकता है। कहीं ना कहीं भारत, देखिए, अभी कुछ एआई समिट्स वगैरह भी है भारत में, जिस कारण से भी प्रधानमंत्री मोदी नहीं गए और सेम डे से सारी चीजें स्टार्ट हो रही थी, इस कारण से भी वो वहां नहीं जा पाए। लेकिन यहाँ के और राजदूत वगैरह गए हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं वो गए हैं वहां पर। ठीक है, चीन को अवसर मिलेगा। अगर भारत नहीं गया तो भाई उस तवज्जो बढ़ेगा ना, उस वक्त चीन तो जाएगा ही जाएगा ऐसी चीजों में, वो क्यों नहीं जाएगा। तो इस मौके का भरपूर उपयोग करेगा अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए। लेकिन संतुलन प्रतिनिधित्व से नुकसान कम होगा, क्योंकि अगर भारत किसी वरिष्ठ प्रतिनिधि जैसे विदेश मंत्री को भेजते हैं तो ये संदेश जाएगा कि भारत संबंधों को महत्व दे
देता है, लेकिन व्यवहारिक कारणों से पीएम उपस्थित नहीं हो सके। तो ये भी एक मैसेज वहां पर जाएगा। तो हमने देखा ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, अगर इंडिया जाता है तो, नहीं जाता है तो क्या होता है। अब भारत क्यों नहीं गए, भारत के प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए, क्योंकि सेम डे पे एआई इम्पैक्ट समिट यहाँ पर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इम्पैक्ट समिट है, एक उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर सम्मेलन हो रहा है, जिसका उद्देश्य क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ग्लोबल लेवल पर इफेक्टिव बनाना, नैतिक उसका उपयोग करना, रेगुलेशन और सहयोग पर चर्चा करना। ये समिट यहाँ पर भारत में चल रही है, जिसमें भारत के वो जो आई थिंक फ्रांस के जो प्रधानमंत्री वो भारत आए हुए हैं। तो भारत में आयोजित ये समिट इसलिए खास है क्योंकि भारत तेजी से एआई सेक्टर्स में उभरती हुई शक्ति बन रहा है। भारत आत्मनिर्भर भारत की भी बात करता है, क्योंकि भारत सिर्फ कंजप्शंस की बात नहीं करता, कंज्यूमर बनना नहीं चाहता, बल्कि प्रोडक्शन हब में भी वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। और ये ग्लोबल इम्पैक्ट इसका दिखता है। जैसे अमेरिका जब भारत के साथ ट्रेड फेयर कह रही हूँ, जो ट्रेड पार्टनरशिप की बात कर रहा है, ठीक है, अब जैसे ईयू के साथ एफटीए हुआ है या अन्य देशों के साथ जो भी ट्रेड एग्रीमेंट है, तो कहीं ना कहीं भारत की तवज्जो को वैश्विक पटल पर दिखाया जा रहा है। तो इसका मतलब तो बांग्लादेश भी इस चीज को समझ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, भारत में जो एआई समिट इम्पैक्ट है, जिसके कारण प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश नहीं जा पाए हैं। इस समिट का उद्देश्य क्या है, ये जो अभी समिट चल रहा है, अब ये समझना जरूरी है क्योंकि ये टॉपिक आया तो आपको जानना चाहिए। क्योंकि एआई का जो जिम्मेदार उपयोग है, रिस्पॉन्सिबल एआई है ना, इसका विकास ऐसे हो जाए जैसे ट्रांसपेरेंसी, सुरक्षित और मानव हित में हो। जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो सरकार मिलकर एआई के लिए नियम और मानक तय करेगी। ग्लोबल कॉर्पोरेशन कैसे मिलेगा, तो टेक्नोलॉजी साझेदारी, डेटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय कुछ कॉन्ट्रैक्ट होंगे इसको लेकर। एआई और इकोनॉमी की बात की जाए तो उससे कई रोजगार सृजन होंगे, स्टार्टअप्स पैदा होंगे, डिजिटल इकोनॉमी बढ़ेगी, डिजिटल करेंसी की जो हम ई रुपये की बात कर रहे हैं, नवाचार पर भी एआई का काफी प्रभाव पड़ेगा। भारत के लिए एआई जो ये समिट हो रहा है वो क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत पहले से ही डिजिटल इंडिया मिशन के तहत डिजिटल चेंजेस कर रहा है, ना केवल इस प्रकार से, बल्कि हमने देखा इस बार के बजट में भी बहुत सारे इस प्रकार से चेंजेस आए हैं। और इवन जो सेवा तीर्थ नया बनाया हुआ उसमें भी डिजिटलीकरण की चीजों के ज्यादा और रुख अपनाया जा रहा है, ठीक है। एआई स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भारत दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल हो रहा है। ये समिट भारत की टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी को और ज्यादा मजबूत करेगा। भारत खुद को ग्लोबल साउथ की आवाज के रूप में, दक्षिण एशिया की जो है आवाज के रूप में स्थापित कर रहा है, ताकि एआई केवल विकसित देशों तक सीमित ना रहे, बल्कि विकासशील देश भी इसमें खुद को जो है अव्वल बनाए और इसमें खुद को सीमित ना देखें, ठीक है। तो ये मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द समिट की रिस्पॉन्सिबल एआई हो, पॉलिसी फ्रेमवर्क हो, ग्लोबल कॉर्पोरेशन और एआई इकोनॉमी की बात करें तो इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया क्या है एआई समिट का, वो हमने यहाँ पर समझा। इसके साथ साथ हमने देखा कि किस कारणवश प्रधानमंत्री मोदी जो है ऐसे समय पर उस सेरेमनी में नहीं जा पाए। और यहाँ पर बांग्लादेश ने साफ एक वक्तव्य कहा है कि नई विदेश नीति की दिशा में बांग्लादेश फर्स्ट की बात की है कि बांग्लादेश राष्ट्र हित को प्रायोरिटी पे रखेगा, ये उसने साफ कहा है तारिक रहमान ने। उनका कहना है कि राष्ट्र हित बांग्लादेश की सर्वोपरि रहेगी। भारत चीन पाकिस्तान के साथ संतुलन संबंध जो है बनाए रखेगा। बांग्लादेश और जो घरेलू आर्थिक चुनौतियां हैं उस पर वो प्राथमिकता रूप से ध्यान देगा, यानी कि जहाँ पर वहाँ पर बेरोजगारी है या जैसे जेनजीज का जो प्रोडक्शन हुआ, जो प्रोडक्शन हुआ था, जो चीज़ें चल रही थी, प्रोटेस्ट हुआ था, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखता, बेरोजगारी है, भुखमरी है, ये बहुत सारी चीज़ों का सामना बांग्लादेश लंबे समय से कर रहा है। तो उनको ध्यान में रखकर वहाँ पर तारिक रहमान काम करने की बात कर रहे हैं, यानी कि घरेलू आर्थिक चुनौतियों का सामना करें और उनको बेहतर करने का प्रयास करने की बात कर रहे हैं। ये बयान भारत के लिए एक संकेत भी है। क्यों? क्योंकि संबंध सहयोगात्मक तो रहेंगे, लेकिन पहले जैसे स्वचालित और एक तरफा नहीं होंगे, जबकि शेख हसीना के साथ हमारे संबंध काफी अच्छे थे, ठीक है। तो बांग्लादेश फर्स्ट द न्यू डायरेक्शन फॉर द ऑफ द फॉरेन पॉलिसी। भारत को वास्तविक प्रभाव कैसे पड़ सकता है इनके रिलेशन से तारिक रहमान के बीएनपी के साथ, तो सीमा सुरक्षा और अवैध प्रवासन पर सहयोग प्रभावित हो सकता है अगर तारिक रहमान अच्छे से सहयोग नहीं करते हैं, जैसा कि शेख हसीना के टाइम पे ऐसा नहीं था, ठीक है। जो व्यापार है, ट्रेड है और जो कनेक्टिविटी परियोजनाएं हैं उन पर गति पर भी असर पड़ सकता है। जो भी बांग्लादेश के साथ चीजें चल रही हैं उसको रोक लग सकती है या फिर अवरोध हो सकती है वो, ठीक है। जो कि सार्क जो क्षेत्रीय मंच है, सार्क है, विम्स्टेक है, इसमें भी समन्वय पर असर संभव दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर दोनों देश संवाद जारी रखते हैं, बातचीत जारी रखते हैं, तो केवल समारोह में अनुपस्थिति कोई बड़ी बात नहीं है। उससे क्या होगा कि बड़े राजनीतिक संबंधों पर गंभीर असर नहीं पड़ता है। भाई बाकी देश भी समझते, भाई आप क्या कोई ओकेजन है एक समय पे, हमारे देश में भी जब आप राष्ट्रहित की बात करें तो हम भी तो राष्ट्रहित की बात करो। भारत की जब बात आए तो वो किसी की बात नहीं सुनता। जैसे अमेरिका चाहे 500% टैरिफ की बात की हो या उसने रशिया से ऑयल ना खरीदने की बात की हो, तो भारत भी राष्ट्रहित की बात फर्स्ट रखता
का है, तो इसने भी यही किया, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो हाउ कुड इंडिया भी पार्टिसिपेटली जो इफेक्ट कर सकता है, तो अगर ऐसा होता है तो ये सारी चीज़ें इफेक्ट हो सकती हैं, मे बी इट कुड बी पॉसिबल, यू नो। बांग्लादेश का निमंत्रण एक सकारात्मक कूटनीतिक संकेत है, क्योंकि भारत का जो निर्णय है, चाहे पीएम जाएं या फिर प्रतिनिधि भेजें, दक्षिण एशिया में उसकी रणनीतिक प्राथमिकताओं को दर्शाया गया है इस प्रकार से। और ये घटना हमें बताती है कि फॉरेन पॉलिसी में सिंबलिज्म और जो है व्यवहारिकता दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण होती है, यानी कि पहुंचना वहां पर सिंबलाइज्ड है, और जो नहीं गए हैं वो भी कहीं ना कहीं उनकी व्यवहारिकता को दिखाता है। तो देखना ये कि क्या इसके बाद उनकी कोई ऐसी नेगेटिव प्रतिक्रिया आएगी तारिक रहमान की, या वो इस चीज़ को समझेंगे, क्योंकि ऑलरेडी भारत में एक एआई समिट कंटिन्यू जो है चल रही है। तो आई होप ये छोटी सी चीज़ें आपको जो है जो महत्वपूर्ण थी उसको समझाया गया है। और डिटेल में बांग्लादेश के जो इलेक्शंस को लेकर तारिक रहमान, अवाम लीग, बीएनपी के बारे में जो भी कुछ समझना है, देवघर आईएएस एकेडमी के चैनल पर जाइए, सर्च करिए, वहाँ पर मैंने पढ़ाया है टॉपिक पूरा, जाके अच्छे से समझिए, बहुत अच्छे से उसको कवर किया गया है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आप नए हैं, आपको चीज़ें समझ आ रही है, अच्छी लग रही है, और नए नए प्रोग्राम्स हमारे चैनल पर आ रहे हैं, आपको अच्छे लग रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।